हेलो गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था, सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन वैदिक पीरियड। कि अगर हमें वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था को जानना है तो हमें कुछ महत्वपूर्ण पक्ष हैं या अंश हैं, उन पर विचार करना अति आवश्यक है या उनका अध्ययन करना अति आवश्यक है। तभी हम वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। सबसे पहले शिक्षा प्रणाली कि प्राचीन काल में छात्र माता पिता से अलग रहकर गुरु के घर अथवा गुरुकुल में से रहते हुए शिक्षा ग्रहण करता था। गुरु मौखिक प्रवचन के द्वारा यानी वचनों के द्वारा बोलकर शिक्षा प्रदान करते थे। छात्र सुनने के बाद मनन तथा चिंतन करते थे, इसलिए मौखिक पद्धति का प्रचलन ज़्यादा था, क्योंकि उसमें शिक्षा थी वो द्विधारीय प्रक्रिया थी, जिसमें एक छात्र और एक अध्यापक है वो समाहित था। अध्यापक वचनों के द्वारा यानी बोलकर ज्ञान है वो बच्चों में बांटता था और बच्चे उसको ध्यान से सुनकर उसका स्मरण करके उसको कंठस्थ करके उसको अपने जीवन का हिस्सा है वो बनाते थे। उदाहरण के तौर पर कभी कभी वाद विवाद भी किया जाता था। शुद्ध आचरण कराना, स्वयं कार्य करके सीखना, गुरु के साथ तर्क वितर्क वाद विवाद यानी स्वयं करके सीखना, क्योंकि स्वयं करके किया हुआ कार्य है वो हमेशा हमारी स्मृति का हिस्सा रहता है। जिस भी कार्य को हम स्वयं करके देखते हैं तो हम कभी भी जीवन में उसकी आवश्यकता पड़े तो हम आसानी से उसको कर सकते हैं, इसलिए स्वयं करके कार्य करने पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। गुरु के साथ तर्क वाद विवाद, कथा प्रणाली का प्रयोग, गृह कार्य करके सीखना आदि पर विशेष बल है वो दिया जाता था। शिक्षा संस्थाएं शिक्षण का कार्य गुरुकुल, ऋषि आश्रम, चरण परिषद, सम्मेलन, टोल, विद्यापीठ, विशिष्ट विद्यालय, मंदिर, महाविद्यालय, ब्राह्मणीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि शिक्षण संस्थाओं में होता था। गुरुकुलों में ही अन्य संस्थाओं की अपेक्षा अधिकतर छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती थी, इसलिए वैदिक काल में गुरुकुल प्रणाली का अधिक प्रचलन था और गुरुकुलों की स्थापना है वो नगरों गांव से दूर है वो की जाती थी, एकांत जगह में जहां किसी प्रकार का शोर शराबा ना हो, ऐसी जगह है वो शिक्षा दी जाती थी, ताकि बच्चे को आध्यात्मिकता की शिक्षा है वो अच्छी प्रकार से दी जाए। क्योंकि आध्यात्मिकता यानी परमात्मा का अगर हमें स्मरण करना है तो हमें उसके लिए एकांत जगह का होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए उस समय गुरु को आध्यात्मिक पिता का नाम आध्यात्मिक पिता भी माना जाता था या आध्यात्मिक पिता का दर्जा दिया जाता था, क्योंकि जब बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में यानी गुरु के पास जब आश्रम में जाता था, उसके पश्चात उसके जीवन की प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का कार्य वो अध्यापक का था यानी गुरु का था, इसलिए उसको आध्यात्मिक पिता भी कहा जाता है। इनकी व्यवस्था गुरु छात्रों की मदद से संपन्न करता था। ऐसी शिक्षा का रूप हमें गुरुकुल, कांगड़ी, हरिद्वार तथा विश्व भारती जैसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्रों में आज भी दिखाई देता है। गुरुकुलों के अलावा परिषद, सम्मेलन तथा ऋषि आश्रम में भी शिक्षा देने की परंपरा थी। परिषद उच्च शिक्षा के केंद्र कहे जाते थे और सम्मेलन राजाओं के द्वारा संपन्न किए जाते थे। यहाँ पर तर्क तथा वाद विवाद है वो किया जाता था। ऋषियों के आश्रम में भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो अरविंद आश्रम नामक शिक्षा संस्थान आज भी विद्यमान है और यह आश्रम ऋषि आश्रम की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है हमारा पाठ्यक्रम, कैरिकुलम, यानी वैदिक काल में पाठ्यक्रम काफ़ी विस्तृत था यानी काफ़ी बड़ा था। आध्यात्मिक और लौकिक दोनों प्रकार की विधाओं से का समावेश हमारे पाठ्यक्रम में किया गया था, यानी परा और अपरा विद्या। परा यानी आध्यात्मिकता से, परा हमारे भौतिक जगत से, और दोनों ही प्रकार की शिक्षा हमारे पाठ्यक्रम में समाहित थी। वैदिक काल की शिक्षा को दो भागों में बांटा गया है, एक सामान्य शिक्षा और एक व्यावसायिक शिक्षा, यानी जर्नल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन। जर्नल एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इस काल में अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें वेद, वेदांग, उपनिषद, सूत्र, पुराण, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, प्राणी शास्त्र, ज्योतिष, भूगर्भ विद्या, गणित, बीज गणित, व्याकरण, महाकाव्य आदि सम्मिलित थे।
जबकि हम वोकेशनल शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो उस काल में जो व्यावसायिक शिक्षा थी उनमें सबसे प्रमुख थी पुरातत्व, सैनिक शिक्षा, आयुर्वेद, कृषि तथा वाणिज्य शिक्षा, नृत्य कला, संगीत व अभिनय आदि ललित कलाएं तथा स्वास्थ्य शिक्षाएं हैं वो सम्मिलित थी। उस समय परीक्षा प्रणाली, एग्जामिनेशन सिस्टम कि वैदिक काल में जो परीक्षा प्रणाली प्रचलित थी वह आज की परीक्षा प्रणाली है जो उससे काफ़ी भिन्न थी, यानी उससे अलग थी। क्योंकि वैदिक काल में परीक्षा है वो प्रतिदिन ली जाती थी और दूसरे पाठ का अध्ययन करने से पहले पूर्व ज्ञान यानी जो पहले सिखाया गया है उसकी मौखिक परीक्षा ली जाती थी, उससे क्वेश्चन किए जाते थे। छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए गुरु उसके दैनिक कार्य को आधार बनाता था। गुरु की संतुष्टि को ही सबसे बड़ी परीक्षा है वो माना जाता था कि गुरु ये सर्टिफाई हो जाता था कि हाँ ये सही कर रहा है, इसने सही सीखा है तो उत्तम था। गुरु प्रतिदिन जो अध्यापन कराते थे उसे अगले दिन वो प्रत्येक विद्यार्थी से सुनते थे और वैदिक काल में इस प्रकार प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत योग्यता की तरफ भी ध्यान दिया जाता था और वैदिक काल में विद्यार्थियों को आज की तरह उपाधि पत्र है वो प्रदान नहीं किए जाते थे। अनुशासन यानी डिसिप्लिन कि वैदिक शिक्षा में आत्मानुशासन पर विशेष बल दिया जाता था, यानी सेल्फ डिसिप्लिन पर विद्यार्थी आत्म अनुशासित होते थे। आत्म सुधार अथवा अंतःकरण की शुद्धता के लिए दंड भी दिया जाता था। छात्र का ये कर्तव्य होता था, उसका ये फर्ज था कि वह गुरु के प्रति आज्ञाकारी बने तथा विनम्र रहे, अपने गुरु की प्रत्येक आज्ञा का पालन करे बगैर किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन किए। इस काल में प्रभावशाली अनुशासन यानी शारीरिक तथा मानसिक भी काफ़ी सफल हुआ और उस समय अनुशासनहीनता जैसी कोई भी समस्या है वो नहीं थी, क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन करना छात्र का परम कर्तव्य था कि गुरु ने जो कह दिया वो छात्र को करना ही था। स्त्री शिक्षा यानी वुमेन एजुकेशन कि वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार तथा उनको पूर्ण स्वतंत्रता थी, किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं थी। बालिकाओं को बालकों के समान ही शिक्षा दी जाती थी। ये नहीं है कि लड़कों को अलग से और लड़कियों को अलग से, कि उनको समान शिक्षा है वो दी जाती थी। स्त्रियों को साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद विवाद, दर्शन, काव्य रचना आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी और कभी कभार स्त्रियों को सैनिक शिक्षा भी है वो प्रदान की जाती थी। उस युग में सह शिक्षा पद्धति भी प्रचलन थी। अपाला, रोमसा, सद, अनुसुईया, सरस्वती, गार्गी, मैत्रेय, विश्वरा, इंद्राणी आदि अनेक उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्रियों के नाम हमारे ग्रंथों में आज भी हमें मिलते हैं कि जो हमें इस बात का आभास कराते हैं कि उस समय में भी शिक्षा व्यवस्था है वो स्त्रियों के लिए थी, उनको शिक्षा लेने का अधिकार था। गुरु शिष्य संबंध टीचर रिलेशनशिप कि वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध में अत्यंत निकटता तथा घनिष्ठता थी। गुरु का दर्जा आध्यात्मिक पिता का था। छात्र गुरु के प्रति श्रद्धा यानी सम्मान के भाव है वो रखता था, क्योंकि इन दोनों में घनिष्ठ संबद्धता थी और गुरु को आध्यात्मिक पिता का दर्जा दिया गया था क्योंकि दोनों एक ही परिवार के सदस्य के रूप में है वो रहते थे। जिस तरह पिता अपनी सारी भौतिक संपत्ति का उत्तराधिकार पुत्र को दे देता था, उसी तरह अध्यापक भी अपनी ज्ञान रूपी संपत्ति यानी उसने जो कुछ भी सीखा है, उसने जो संग्रहित किया है ज्ञान रूपी भंडार को, वो अपने शिष्य को प्रदान कर देता था। वह शिष्य के उत्थान के लिए भरसक प्रयास करता था और इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उस समय का अध्यापक और छात्र का जो रिश्ता था वो काफ़ी सम्मानजनक, आदर भरा था। डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार कि छात्र तथा अध्यापक के बीच संबंध किसी संस्था के माध्यम से नहीं अपितु सीधे उन्हीं से के बीच से होता था। प्राचीन भारत में संभवतः 400 ईस्वी पूर्व से पहले प्राथमिक शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। उस वक्त तक बालक का परिवार ही उसकी शिक्षा का केंद्र था। उसके बाद ही कुछ ब्राह्मणों ने व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देने का कार्य है वो आरंभ
कर दिया था। थैंक यू गाइज़। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना। एक बार मैं आपको फिर से नोट्स पे दृष्टि डलवाती हूँ, क्योंकि वीडियो बनाते हुए कैमरा है वो इधर उधर हो जाता है कई बार, ताकि लास्ट में आप उसको अच्छे प्रकार से देख के अच्छे से पढ़ सकें।